जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 5। दरवाजे पर सिद्धांत को खड़ा देख प्रज्ञा को कुछ देर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा कि शायद वो सिद्धांत को इसलिए देख रही थी क्योंकि वो अभी भी अपने पैनिक से बाहर नहीं आई थी। लेकिन जब उसने उस मेड को सिद्धांत की तरफ डर भरी नजरों के साथ देखते हुए पाया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि वो जिसको इस वक्त देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके साथ उसने एक पैशनेट रात बिताई थी। लेकिन उस रात प्रज्ञा अपने होश में नहीं थी। होटल में उस रात के बाद भले ही प्रज्ञा गुस्से में थी और सिद्धांत को कभी दोबारा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन दिमाग में अभी भी सिद्धांत की जेंटल टचेस अलाइव थे। वो भले ही उस रात नशे की हालत में थी, लेकिन अगले दिन उसे सिद्धांत के साथ बिताई रात की निशानियां याद आ रही थी। वो जानती थी कि एक लड़की होने के कारण उसका गुस्सा बिल्कुल जायज था, लेकिन प्रज्ञा को इस बात का भी एहसास था कि सिद्धांत एक बहुत ही जेंटल लवर था। इसीलिए सिद्धांत को अपने साथ एक ही रूम में पाकर प्रज्ञा के मन में कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस थे। वो अपने सम्मान के लिए उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो सिद्धांत की बाहों को अपने आजू बाजू एक बार फिर से महसूस करना चाहती थी। जैसे ही वो दूसरा ख्याल उसके मन में आया, प्रज्ञा को खुद पर बहुत गुस्सा आया। क्या वो अपनी मंगेतर से धोखा खाकर अपनी सीख नहीं ले चुकी थी? फिर उसका मन सिद्धांत के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था? प्रज्ञा के इन्हीं कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो शॉक के कारण बेड पर बैठ गई। कमरे में मौजूद मेड जल्दी से अपने काम पर लग गई। उसने कुछ ही पलों में फ्लोर पर बिखरे कांच को साफ किया और फर्स्ट एड किट के साथ प्रज्ञा के पास आकर बैठ गई। जब उसने प्रज्ञा की चोट पर मरहम लगाने की कोशिश की तो प्रज्ञा ने अपना पैर दूर कर लिया। प्रज्ञा सिद्धांत के कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो ऑलरेडी उसके घर से जल्द निकलने का प्लान बना रही थी और इसीलिए वो किसी और को अपनी देखभाल नहीं करने देने वाली थी। उस मेड ने तुरंत सिद्धांत की तरफ देखा। किसी ने भी कुछ देर कुछ भी नहीं कहा। कमरे में इतनी शांति थी कि प्रज्ञा की पैनिक से भरी गहरी सांसों की आवाज दीवारों को छूकर गूंज रही थी। सिद्धांत अभी भी प्रज्ञा की तरफ एक टक देख रहा था। उसकी आंखों में 1000 इमोशंस झलक रहे थे, लेकिन प्रज्ञा उनमें से एक भी इमोशन को पढ़ने में नाकामयाब थी। वो जानना चाहती थी कि वो सिद्धांत के घर में क्या कर रहे थे। वो वहां अचानक से कैसे आ गई थी? वो वहां सेफ थी या नहीं? कहीं उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं था? सिद्धांत ने प्रज्ञा के जम्बल्ड थॉट्स को पढ़ने की कोशिश की। वो अपनी जगह से इसीलिए नहीं हिला था क्योंकि उसे डर था कि कहीं प्रज्ञा फिर से चक्कर खाकर ना गिर जाए। लेकिन वो अब प्रज्ञा की बॉडी लैंग्वेज से समझ गया था कि वो उसे अभी भी एक थ्रेट की तरह ही देख रही थी, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, स्पेशली तब जब उसने करण से अपना बदला लेने का प्लान फाइनली बना लिया था और प्रज्ञा उस प्लान का एक अहम हिस्सा थी। वो प्रज्ञा को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। अगर सिचुएशन उसके हाथों में होती तो आज वो बात को इतनी आगे बढ़ने ही नहीं देता, लेकिन करण ने उसको अपनी चाल में फंसाकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो जानता था कि कहीं ना कहीं इस चाल में उसकी सौतेली माँ का भी बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन इन सब में उसको जो बात समझ नहीं आ रही थी वो थी कि आखिर इस सब में प्रज्ञा की क्या भूमिका थी। वो जिस दिन प्रज्ञा से सबसे पहली बार मिला था, उन दोनों की उसी दिन लड़ाई हो गई थी, लेकिन सिद्धांत जानता था कि अगर वो प्रज्ञा को किसी और सिचुएशन में मिला होता तो वो उसे जरूर बताता कि वो कितनी खूबसूरत थी, और यही वजह थी कि वो आज प्रज्ञा को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ने के बजाय उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। आज तक सिद्धांत किसी भी लड़की को अपने साथ अपने घर नहीं लाया था और उसका हाउस स्टाफ प्रज्ञा को उसकी बाहों में बेहोश देखते हुए चौंक गया था। दरअसल सिद्धांत करण को उसकी गलती का सबक सिखाने के लिए उसके घर जा रहा था।
और जैसे ही वो कार से निकल के करण के घर की ओर जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर प्रज्ञा पर पड़ी थी, जिसकी हालत बहुत ही खराब नजर आ रही थी। प्रज्ञा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो एक लैंप पोस्ट के अगेंस्ट खड़े होकर रोए जा रहे थे। सिद्धांत ने उसे इग्नोर करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से प्रज्ञा का ख्याल अपने दिल और दिमाग से अलग नहीं कर पा रहा था। और यूं अचानक उसको देखते ही सिद्धांत को कुछ महसूस हो रहा था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता था। लेकिन उसने जब देखा कि प्रज्ञा रोड की साइड में बेहोश होकर गिर गई, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया था और तुरंत प्रज्ञा को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अपने साथ घर ले आया था। मैम, मुझे प्लीज अपने जख्म पर दवाई लगाने दीजिए, नहीं तो आपको बहुत दर्द होगा। उसकी मेड की आवाज सिद्धांत को प्रेजेंट में ले आई और उसने नोटिस किया कि प्रज्ञा के पैर से खून बह रहा था, लेकिन वो उसकी मेड को अपने पैर में दवाई नहीं लगाने दे रही थी, बल्कि उसकी डर से भरी नजर सिद्धांत की तरफ थी। सिद्धांत ने इम्पेशियंस से भरी एक सांस ली और अपनी जैकेट अपने कंधों से उतारते हुए कमरे में एंटर हुआ। प्रज्ञा ने तुरंत ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। वो उस आदमी के बिल्कुल भी पास नहीं जाना चाहती थी। भले ही आज वो फिर से एक 3 पीस सूट में बहुत डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा कि कैसे सिद्धांत ने अपनी मेड को कमरे से जाने का ऑर्डर दिया और उसके जाते ही वो अब जमीन पर अपनी मेड की जगह बैठ गया। ये मेरे साथ अब जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस घर में और भी लोग होंगे और अगर मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी तो कोई ना कोई मेरी आवाज जरूर सुन लेगा। प्रज्ञा ने मन ही मन सोचा। उसे नहीं मालूम था कि एक दिन उसके मन में ऐसे ख्याल भी आएंगे। लेकिन अगले ही पल सिद्धांत ने प्रज्ञा का पैर बड़े ही आराम से अपने हाथ में पकड़ा और जब प्रज्ञा ने सरप्राइज में अपना पैर दूर करना चाहा, तो उसने अपनी ग्रिप टाइट करते हुए प्रज्ञा की तरफ देखा और उसकी आंखें प्रज्ञा को स्टिल रहने के लिए साफ साफ कह रही थी। प्रज्ञा ने डर के कारण कुछ भी नहीं कहा और सिद्धांत को उसकी चोट पर दवाई लगाने दी। तुम करण के घर में क्या कर रही थी? उसके इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम उससे मिलने गई थी? सिद्धांत की अक्यूजिंग टोन सुनकर प्रज्ञा हैरान थी। आदमी आखिर था कौन और उसे प्रज्ञा और करण के बारे में सब कुछ कैसे पता था? और वो होता कौन था प्रज्ञा की जिंदगी में दखल देने वाला? उसने यही बात सिद्धांत से कही। सिद्धांत ने उसको जवाब देने की बजाय हंसना चालू कर दिया। उसने प्रज्ञा का जवाब नहीं दिया, बल्कि बोला, करण ने मेरे साथ भी बहुत बड़ा खेल खेला है और मैं उसे उसका सबक सिखाकर ही चैन लूंगा। और आज तुम्हारी हालत देखने के बाद मुझे एक बात का एहसास हो गया है कि तुम भी कहीं ना कहीं करण से अपना बदला लेना चाहोगी, और इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे पास एक प्रपोजिशन है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं करण को बर्बाद कर कर रख दूंगा। आखिरी में सिद्धांत की आवाज गुस्से से भर गई थी। प्रज्ञा सिद्धांत की बातों से बहुत कंफ्यूज थी। वो करण से अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि दांव पर उसके चाचा के जीवन भर की मेहनत थी। लेकिन आज जो कुछ भी प्रज्ञा ने देखा था, उसके बाद वो किसी भी हालत में करण को माफी कभी नहीं देने वाली थी। लेकिन वो इस अजनबी पर कैसे विश्वास कर सकती थी? वो कैसे उस इंसान से डील कर सकती थी जिसने प्रज्ञा के साथ रात गुजारी थी? जब उन दोनों के बीच उस रात सब कुछ हो चुका था, तो वो उस आदमी के साथ कैसे अपने मंगेतर को धोखा दे सकती थी? वो सिद्धांत की इस डील के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेगी। प्रज्ञा तुरंत बिस्तर से उठ गई, जिसके कारण जमीन पर बैठे सिद्धांत को उसका धक्का लगा और वो फ्लोर पर गिर गया। प्रज्ञा तुरंत रूम से बाहर निकली, लेकिन रूम छोड़ने के पहले एक बार मुड़ी और सिद्धांत का शौक से भरा चेहरा देख खुश होकर बोली, मुझे किसी की हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो भी तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं ये साफ साफ बोल रही हूं कि मेरा पीछा मत करो। ये कहकर वो जल्दी से सीढ़ी उतरते ही घर वापस चली गई। फ्लोर पर गिरा हुआ सिद्धांत समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या, और जब तक वो प्रज्ञा को पकड़ पाता,
वो उसकी आंखों के सामने से अलग हो गई थी। डैम इट, अब मुझे कुछ और सोचना होगा, सिद्धांत ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जब प्रज्ञा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि कीर्ति टेबल पर बैठकर कुछ कर रही थी। कीर्ति को देखते ही प्रज्ञा का खून खौल उठा। वो कीर्ति की तरफ उसे कन्फ्रंटेशन करने के लिए पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से उसकी चाची ने उसे पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ प्रज्ञा, तुमने करण से बात कर ली ना? तुम ये सगाई तोड़ने वाली नहीं हो ना? उसकी चाची ने एक बार भी नहीं पूछा था कि प्रज्ञा ठीक थी या नहीं, और इसी बात को लेकर प्रज्ञा बहुत दुखी थी। इसलिए उसने अपनी चाची को कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। वो इतनी गहरी सोच में थी कि उसके दरवाजे पर आई नॉक ने उसे हैरान कर दिया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने करण खड़ा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत करण को उसका सबक सिखा पाएगा? क्या प्रज्ञा करण को इतना सब कुछ होने जुनूनियत द डेंजरस। बधाई हो, आप अपने दूसरे माइलस्टोन पर पहुंच गए हैं। आपको इनाम में कॉइन्स दिए गए हैं। द डेंजरस गेम ऑफ लव। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। गेम ऑफ लव एपिसोड 6। करण के चेहरे पर इतनी सी भी शिकन नहीं थी। प्रज्ञा को उसकी पीठ पीछे धोखा देने के बाद भी करण उल्टा उसी की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। वो करण के कुछ बोलने के पहले ही समझ गई थी कि वो उसके ऊपर यहां अपना गुस्सा निकालने आया था। प्रज्ञा की नजर करण के पीछे खड़ी कीर्ति पर पड़ी, जो प्रज्ञा को जेलसी और गुस्से से घूर रही थी। आज तक प्रज्ञा इन सब बातों को नोटिस क्यों नहीं कर पाई थी, इस बात का उसको कोई भी अंदाजा नहीं था। उसने तुरंत सोचा कि भले ही वो करण से अभी अपना बदला नहीं ले सकती, लेकिन वो अपनी बहन को, जिसने प्रज्ञा की पीठ पीछे उससे इतना बड़ा सच छिपाया था, उसे थोड़ा बहुत सबक तो सिखा ही सकती थी। उसने ना चाहते हुए भी कीर्ति की तरफ एक मुस्कुराहट फेंकी और अगले ही पल वो करण की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़कर उसने करण को अपने साथ कमरे में अंदर खींच लिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसने कीर्ति का एक्सप्रेशन मिस नहीं किया था। कीर्ति ने जैसे ही करण का हाथ प्रज्ञा के हाथों में देखा तो वो ना चाहते हुए भी अपने आप को संभाल नहीं सकी और प्रज्ञा की तरफ गुस्से में देखने लगी। प्रज्ञा ने कीर्ति को एक स्वीट स्माइल दी और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके और करण के बीच होने वाली बातों का उसका परिवार दर्शक बने। उसके चाचा चाची उससे अभी भी नाराज थे क्योंकि प्रज्ञा ने करण को वापस ना अपनाने का फैसला कर लिया था और वो इस फैसले पर डटी रहने वाली थी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस रात मैंने अपना सब कुछ गवा तो दिया था, अब क्या ही बचा है मेरे पास जिसे लेने तुम यहां आए हो? प्रज्ञा ने दरवाजा बंद होने के साथ ही कहा। उसने तुरंत करण का हाथ भी छोड़ दिया। वो बस कीर्ति को थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती थी। मैं क्या लेने आया हूं? तुम्हारी माफी। तुमने मुझे बहुत बेइज्जत कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी गलती मान लो और मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बोलने से यह शादी टूट नहीं जाएगी। करण ने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, जैसे कि प्रज्ञा से बात करना उसके लिए एक बोरिंग काम हो और वो नाम मात्र के लिए यहां आया हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूं, और वैसे भी तुम मेरे बिना भी बहुत खुश हो। क्या मेरी बहन तुम्हारे लिए काफी नहीं है? प्रज्ञा ने बेधड़क होकर कहा। वो अब किसी से भी डरने वाली नहीं थी। करण का मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। वो शायद प्रज्ञा से कुछ कहने वाला था, लेकिन कीर्ति के बारे में सुनते ही उसके चेहरे का कलर उड़ गया था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो वो अभी शौक के कारण चक्कर खाकर गिर जाएगा। प्रज्ञा के मन को करण का रिएक्शन देखते हुए अजीब सी खुशी मिली।
वो भी दिखाना चाहती थी कि उसे करण की हर एक चाल के बारे में पता था। करण का सरप्राइज से भरा चेहरा प्रज्ञा के मन को ठंडक दे रहा था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? करण ने अपने होश में आते हुए कहा। लेकिन उसकी नर्वसनेस उसके हाथ और मूवमेंट्स में साफ नजर आ रही थी। प्रज्ञा ने अपनी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस बार सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्या हुआ? चौंक गए कि मुझे तुम्हारी मंगेतर को कैसे पता कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ हम बिस्तर हो रहे थे? जिंदगी सभी को अपने पत्ते फेंकने का मौका देती है, और इसीलिए मैं जानना चाहती हूं कि जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों जिद पर अड़े हुए हो? प्रज्ञा की आवाज अब तेज हो गई थी और उसे मालूम था कि घर पर सभी के कान उसके कमरे में ही लगे हुए थे। उसके घर वाले जरूर ये सोच रहे होंगे कि प्रज्ञा और करण इस कमरे से सही फैसला लेकर ही निकलेंगे। अचानक से करण का पूरा डिमेनर चेंज हो गया। जहां एक पल पहले वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, वहीं अब वो प्रज्ञा की तरफ लंबे लंबे कदमों के साथ चला आ रहा था। प्रज्ञा करण को ऐसे चलते हुए देखकर डर गई। वो करण से अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हर एक कदम पीछे लेने पर करण उसके और करीब आ रहा था। कुछ ही कदम पीछे लेने के बाद प्रज्ञा जाकर दीवार से टकरा गई और करण ने इस बात का फायदा उठाते हुए दीवार के अगेंस्ट ट्रैप कर लिया। प्रज्ञा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि उसका दिल किसी भी वक्त थम जाएगा, लेकिन वो करण को यह बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी कि वो उससे डर रही थी। इसीलिए उसने डिफेंस के साथ करण की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, यह बदतमीजी है करण, दूर हो मुझसे। प्रज्ञा ने करण के सीने पर हाथ रखकर उसको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन करण ने प्रज्ञा के हाथों को अपने हाथ से कस के पकड़ लिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हें चाहे मेरे बारे में कुछ भी पता हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और कीर्ति, वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा टाइम पास है। कम से कम वो मेरी बात तो मानती है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने होने वाले पति की मदद भी ना कर सके। और ये शादी तोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हमारी शादी होगी और तुम मेरी पत्नी बनोगी, नहीं तो मैं तुम्हारे चाचा की फैक्ट्री ही नहीं, इस घर का नामो निशान तक मिटा दूंगा। करण की आवाज और बातों ने एक बार फिर प्रज्ञा की आंखों को आंसुओं से भर दिया था। वो इस वक्त बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि करण इस वक्त उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसके घर में थे। लेकिन उसे मालूम था कि करण एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था और उसके अगेंस्ट जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इसलिए उसके पास इस वक्त हाँ में सिर हिलाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, और उसने वही किया। करण के चेहरे पर एक सैडिस्टिक स्माइल आ गई और उसने प्रज्ञा को सडनली इस तरीके से अपने से दूर किया कि वो जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई और हार की फीलिंग के कारण जोर जोर से रोने लगी। करण ने अपनी सूट की जैकेट सीधी की और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। प्रज्ञा अपने परिवार वालों और करण की आवाज को सुन पा रही थी, और जब उसने अपने चाचा जी को ये पूछते हुए सुना कि सब ठीक है कि नहीं, और करण ने जवाब दिया कि सब ठीक है और वो अगले महीने ही शादी करेंगे, ये सुनते ही उसकी सारी हिम्मत टूट गई और वो हार मानकर वहीं बिस्तर पर रोने लगी। उसे पता था कि करण से पीछा छुड़ा पाना कोई आसान बात नहीं होगी, लेकिन अब उसको ये नामुमकिन लग रहा था। वो मजबूरियों के तले दबी हुई थी। वो करण के खिलाफ जाना भी चाहे तो वो ये अकेले कभी भी हासिल नहीं कर पाएगी, और वो करण को दोबारा अपना भी कैसे सकती थी? वो करण जिसने उसकी इज्जत का थोड़ा भी मान नहीं रखा था।
वो उसको जिंदगी भर के लिए अपना पति कैसे बना सकती थी। वो इतना कड़वा घूंट पीने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। करण एक पावरफुल व्यक्ति था और उसके अगेंस्ट प्लान करने के लिए प्रज्ञा को किसी उतनी ही पावरफुल व्यक्ति की हेल्प लेनी होगी, कोई ऐसा जो उसे यूज ना करे और उसकी मदद भी करे। अचानक से प्रज्ञा को सिद्धांत की बात याद आई। उसकी प्रपोजिशन प्रज्ञा के दिमाग में घूमने लगी। सिद्धांत भी करण से अपना बदला चाहता था और उसके लिए उसने प्रज्ञा से हेल्प मांगी थी, लेकिन प्रज्ञा ने उसे बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया था। क्या प्रज्ञा दोबारा उससे मदद मांग सकती थी? क्या वो अब प्रज्ञा की मदद करने के लिए तैयार होगा? और अगर वो ऑलरेडी जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 7। प्रज्ञा भले ही उस दिन सिद्धांत के घर से भाग आई थी, लेकिन उसे उसके घर का रास्ता बहुत अच्छे से याद था। थोड़ी ही देर में प्रज्ञा सिद्धांत के घर के बाहर खड़ी हुई थी। पिछली बार डर और गुस्से के कारण उसने सिद्धांत के घर को अच्छे से नहीं देखा था, लेकिन आज जब उसने अपनी नजर उठाई और देखा तो सिद्धांत का घर किसी बंगले से कम नहीं था। बाहर से इतना आलीशान दिखने वाला घर किसी अमीर और पावरफुल इंसान के होने का पता चल रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, प्रज्ञा को रियलाइज हो रहा था कि सिद्धांत से मदद लेने का उसका फैसला एकदम सही था। इसलिए उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपना पोस्चर सीधा किया और सिद्धांत के घर की गेट के सामने जाकर खड़ी हो गई। आज वो यहाँ एक बिजनेस डील करने के लिए आई थी और वो ये डील फाइनल करके ही यहाँ से लौटेगी। इसी थॉट के साथ प्रज्ञा ने सिद्धांत के घर के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके सारे कॉन्फिडेंस पर पानी फिर गया, क्योंकि गेट पर खड़े गार्ड ने प्रज्ञा को अंदर जाने से मना कर दिया। वो बोला, अभी साहब घर पर नहीं है और अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। इतना कहकर उस गार्ड ने प्रज्ञा की तरफ अपनी पीठ की और दूसरी तरफ देखने लगा। प्रज्ञा का मुंह सरप्राइज से खुला का खुला रह गया। वो गार्ड उसे ऐसे कैसे रोक सकता था? प्रज्ञा ने अपनी एम्बैरेसमेंट को छिपाते हुए कहा, लेकिन मैं सिद्धांत को बहुत अच्छे से जानती हूं। उसे कहो कि प्रज्ञा उससे मिलने आई है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्रज्ञा ने उस गार्ड को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की कि वो सिद्धांत को ऑलरेडी जानती थी, लेकिन उस गार्ड ने प्रज्ञा की एक न सुनी और उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे मैडम, आपके जैसे दिन में यहाँ 10 लड़कियां यही कहते हुए आती है, लेकिन अगर हम सबकी बातें मानेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इतना कहने के बाद वो गार्ड प्रज्ञा को टेढ़ी नजरों से देखने लगा। प्रज्ञा का कॉन्फिडेंस पल पल में कम होता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि अब वो क्या करे। वो सिद्धांत से कैसे मिले? उसने एक बार फिर से गार्ड को अपनी सिचुएशन समझाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक से प्रज्ञा को अपने पीछे से एक कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई और कुछ ही पलों बाद उसके आजू बाजू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलौन की महक छा गई। वो उस कलौन को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। इतनी अच्छी महक को वो अपने से कभी भी दूर नहीं होने देना चाहती थी। इसके पहले कि प्रज्ञा मुड़कर देख पाती कि उसके पीछे कौन खड़ा था, सिद्धांत की भारी आवाज उसके लिए इनफ प्रूफ थी। तुम मेरी गेस्ट से कैसे बात कर रहे हो? सिद्धांत की आवाज सुनते ही उस गार्ड के पसीने छूट गए। वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। यू आर फायर्ड। अपना हिसाब करो और यहां से दफा हो जाओ। सिद्धांत ने यह बोलने से पहले एक बार अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। एक सांस में उसने किसी को उसकी जॉब से निकाल दिया था। प्रज्ञा का शौक उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो सिद्धांत से कुछ बोल पाती उसके पहले ही सिद्धांत ने उसका हाथ थाम लिया था और वो प्रज्ञा को अपने साथ अपने कमरे में ले गया। पूरे टाइम प्रज्ञा के दिमाग में एक ही ख्याल था
कि वो गार्ड अब आगे क्या करेगा और सिद्धांत इतनी आसानी से किसी को उनकी जॉब से कैसे हटा सकता था। वो उस गार्ड को बचाने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि सिद्धांत ने उसकी तरफ झुकी हुई भौहें के साथ देखा और बोला, तुम ऐसे किसी भी इंसान के मुंह से खुद की बेइज्जती कैसे सुन सकती हो? तुम्हें उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सिद्धांत के मुंह से ये शब्द सुनते ही प्रज्ञा को रियलाइज हुआ कि वो शायद सिद्धांत के बारे में गलत सोच रही थी। शायद वो करण की तरह अमीर बाप की बिगड़ी औलाद नहीं था। प्रज्ञा ने उसकी बात पर धीरे से सिर हिलाया। वो अभी भी जो कुछ हुआ उसके शौक से गुजर रही थी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। Then what changed your mind? सिद्धांत ने अपने कमरे के काउच पर बैठते हुए पूछा। प्रज्ञा की नर्वसनेस बढ़ गई। क्या सिद्धांत मेरी हेल्प करेगा? और अगर वो मान भी गया तो वो बिना कुछ मांगे इतनी आसानी से मेरी मदद के लिए तैयार नहीं होगा। प्रज्ञा ने सोचा। वो जानती थी कि वो जिस वजह से यहाँ आई है उसके लिए उसे सिद्धांत से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसे डर था कि सिद्धांत अपनी हेल्प के बदले में उससे क्या मांगेगा। लेकिन वो जब तक कुछ बोलेगी नहीं उसे कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। इसलिए उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आई हूं। जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब तुमने मुझसे डील करने का प्लान मेरे सामने रखा था और आज मैं वही डील पक्की करने आई हूं। प्रज्ञा ने अपनी नजर सिद्धांत पर ही रखी। वो सिद्धांत का रिएक्शन देखना चाहती थी। वो सिद्धांत के कुछ बोलने से पहले खुद जानना चाहती थी कि सिद्धांत की अगली चाल क्या होगी, क्योंकि कहने को वो दोनों अभी भी अजनबी ही थे। लेकिन अगर सिद्धांत को प्रज्ञा की बात सुनकर कोई सरप्राइज हुआ तो उसने वो सरप्राइज अपने चेहरे पर नहीं झलकने दिया। उसने अपने पैर फैलाए और अपने हाथ अपने थाइस पर रखते हुए बोला, और तुम्हें लगता है कि वो डील अभी भी तुम्हारे लिए खुली हुई है? प्रज्ञा सिद्धांत की आवाज में टीजिंग अलग समझ पा रही थी। वो जानती थी कि सिद्धांत इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगा। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरी तरह तुम्हें भी करण से बदला लेना है और तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्रज्ञा को अपने ऊपर प्राउड हो रहा था कि वो एक बार भी ये बोलते वक्त लड़खड़ाई नहीं। अचानक से सिद्धांत अपनी जगह से उठा और लंबे कदम लेते हुए प्रज्ञा के सामने खड़ा हो गया। एक बार फिर प्रज्ञा के आजू बाजू सिद्धांत की स्ट्रॉन्ग कलोन की खुशबू फैल गई। उसने एक गहरी सांस ली। वो जितना भी चाहे सिद्धांत की तरफ अपने अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत भी सेम किश्ती में सवार था। उस दिन प्रज्ञा के बिना कुछ कहे उसके घर से जाने के बाद सिद्धांत ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज अचानक से वो प्रज्ञा को अपने घर के सामने पाएगा। और अब वो जब उसके सामने खड़ी थी तो वो प्रज्ञा के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। प्रज्ञा के इतने पास खड़े होने के कारण उसे उस रात के बारे में सब याद आ रहा था। वो चाहकर भी उस रात को अपनी जहन से बाहर नहीं निकाल पाया था। वो एक बार फिर से प्रज्ञा को अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, और इससे अच्छा मौका उसके पास जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए वो बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गया और मैंने तुम्हारा करण से पीछा छुड़वा दिया तो बदले में मुझे क्या फायदा होगा? सिद्धांत को मालूम था कि उसने डंके की चोट पर बात की है और प्रज्ञा किसी भी हालत में उसकी बात मानेगी। क्या चाहिए तुम्हें? प्रज्ञा ने तुरंत पूछा। सिद्धांत ने एक स्माइल दी, क्योंकि वो जानता था कि प्रज्ञा उसके गेम में फंस चुकी थी। ओह, कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हें मेरी होना पड़ेगा। सिद्धांत ने यह बात इतनी आसानी से कह दी थी कि थोड़ी देर प्रज्ञा को समझ ही नहीं आया कि सिद्धांत ने क्या कहा था। लेकिन जब उसे समझ आया
वो चौंक गई। वो कैसे इस बात के लिए मान जाए? लेकिन सिद्धांत उसकी आखिरी उम्मीद था जो करण से उसे छुटकारा दिला सकता था। इसलिए उसने अपनी हार मान ली और हाँ में सिर हिलाया। कुछ पल के लिए सिद्धांत शॉक हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी बाहें प्रज्ञा को कसकर पकड़े थी। प्रज्ञा की धड़कन डर के कारण तेज हो गई, लेकिन वो इतनी आसानी से सिद्धांत को अपना फायदा नहीं उठाने देगी। उसने सिद्धांत को धीरे से धक्का देते हुए अपने आप से दूर किया और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारी तब होंगी जब तुम करण को मेरी जिंदगी से निकाल दोगी। ये सुनकर सिद्धांत ने एक हल्की सी मुस्कान दी। वो प्रज्ञा को पाना चाहता था और इसके लिए वो थोड़ा वेट करने को भी तैयार था। उन दोनों ने फिर अपनी डील पक्की की और सिद्धांत ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर कहा, सुनील, तुम प्रज्ञा को उसके घर तक सही सलामत ड्रॉप कर दो। प्रज्ञा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो जिस काम के लिए आई थी वो सफल हो गया था। वो जब कमरे से बाहर निकली तो सिद्धांत ने सुनील अपने बॉडीगार्ड से कहा, तुमने पता किया कि क्या प्रज्ञा या उसकी फैमिली का पुणे से कोई कनेक्शन है? सुनील ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैंने मालूम किया था, लेकिन प्रज्ञा और उसके परिवार का पुणे से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। मतलब प्रज्ञा वो लड़की नहीं थी। सिद्धांत ने अपने मन में सोचा, क्या प्रज्ञा ने सिद्धांत के साथ डील करके गलती की थी? क्या वो सच में अपने आप को इतनी आसानी से सिद्धांत की हो जाने देगी? और कौन थी वो लड़की जिसकी तलाश में सिद्धांत लगा हुआ था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 8। प्रज्ञा के कमरे से जाने के बाद सिद्धांत किसी गहरी सोच में नजर आ रहा था। सुनील, जो कि सिद्धांत का बॉडीगार्ड था, वो सिद्धांत के साथ उसी के कमरे में था। सिद्धांत ने उसे प्रज्ञा को घर छोड़ने का ऑर्डर दिया था, लेकिन सुनील सिद्धांत को कुछ जरूरी बताना चाहता था। सर, इस संडे आपके पिताजी का जन्मदिन है और उन्होंने हमें उनकी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। सिद्धांत ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा, तो उससे क्या, उनके लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद कर पार्टी में भेज दो। सुनील की भौहें सरप्राइज से चढ़ गई। उसने तुरंत कहा, लेकिन सर, मैं आपके पिता की बात कर रहा हूं। क्या उनको अकेला गिफ्ट भेजना सही रहेगा? सुनील की आवाज में जेन्युइन डाउट था। सिद्धांत अचानक से अपनी जगह से उठा और बोला, सुनील, मुझे पता है कि तुम बहुत सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी हद भूल जाओ। जितना कहा है उतना ही करो। सिद्धांत कभी भी सुनील पर आवाज नहीं उठाता था। वो सुनील की एक व्यक्ति के रूप में बहुत इज्जत करता था। इसलिए सिद्धांत की बात से सुनील चौंक गया था। उसने तुरंत अपनी गर्दन नीचे की ओर की और बोला, ओके सर, और वहां से चला गया। वो जब नीचे पहुंचा तो उसे आशा दिखी। आशा सुनील की तरह सिद्धांत के लिए बहुत सालों से काम करती थी। उसने सुनील का ट्रबल्ड एक्सप्रेशन देखते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सिद्धांत सर और उनके पिता के बीच का रिश्ता कैसा है। सुनील ने अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहा, अगर तुम सिद्धांत के लिए सालों से काम करते आ रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सिद्धांत अपने पिता के बारे में कभी भी बात नहीं करता और ये उनका फैमिली मैटर है। हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। सुनील को रियलाइज हुआ कि आशा सही कह रही थी। उसका काम था उसकी ड्यूटी और वो उसी पर ध्यान देगा। उसने अपना सिर हिलाया और प्रज्ञा को उसके घर छोड़ने के लिए निकल गया। बाहर प्रज्ञा सुनील का इंतजार कर रही थी। उसके सामने जिस गार्ड ने उसे अंदर आने नहीं दिया था,
वही अपना सामान पैक करने में लगा हुआ था। प्रज्ञा को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसको पता था कि वो सिद्धांत के डिसीजन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने उस गार्ड को एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी, लेकिन वो गार्ड अपना सामान उठाकर चला गया। प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली। वो सिद्धांत के साथ डील कर चुकी थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अभी भी ये डर था कि उसने सही डिसीजन लिया था कि नहीं। उसने सिद्धांत को प्रॉमिस तो कर दिया था कि वो उसकी हो जाएगी, लेकिन क्या सच में प्रज्ञा अपने शब्दों पर कायम रह पाएगी? क्या वो सच में सिद्धांत को अपने आप को सौंप देगी? सुनील की आवाज ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। चले मैम? सुनील ने पूछा। प्रज्ञा ने हाँ कहा और तुरंत कार में बैठ गई। कार में बैठे बैठे उसे कुछ रियलाइज हुआ कि वो सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अगर वो उसके साथ इस डील को सक्सेसफुल बनाने वाली थी, तो उसके लिए उसको सिद्धांत के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। और यही वजह थी। उस कार का सन्नाटा टूटा और प्रज्ञा बोली, सिद्धांत क्या इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहता है या अकेला ही? उसका बस यही घर है कि कोई और भी? और इसी तरह अगले 2 मिनट तक वो सुनील से सिद्धांत के बारे में सवाल पर सवाल करती गई। अगर सुनील उन सवालों के जवाब देना भी चाहता तो भी नहीं दे पाता, लेकिन वो अपने बॉस के बारे में प्रज्ञा को कुछ भी बताने वाला नहीं था। आज ही उसके बॉस ने उससे क्या कहा था वो उसके कानों में गूंज रहा था। मैडम, आपके जितने भी सवाल हैं आप सिद्धांत सर से ही पूछिएगा। मेरा काम है आपको घर छोड़ना, ना कि आपके सवालों का जवाब देना, सुनील ने मिरर में पीछे देखते हुए कहा। प्रज्ञा एक स्मार्ट लेडी थी। वो समझ गई थी कि सुनील उस बारे में बात करने को तैयार नहीं था, इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसकी एम्बैरेसमेंट बढ़ गई थी। वो जैसे ही घर पहुंचने वाली थी, उसका फोन रिंग हुआ। उसने जैसे ही देखा कि उसे किसका फोन आ रहा था, उसका सारा मूड खराब हो गया। उसे करण कॉल कर रहा था। वो बिल्कुल भी उसका कॉल रिसीव नहीं करना चाहती थी। उसका बस चले तो वो करण का नंबर अपने फोन से कब का डिलीट कर दे, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसे करण से छुटकारा चाहिए था और अगर वो अपना बदला लेना चाहती थी, तो उसे अभी हर एक कदम बहुत ही ध्यान से रखना होगा। उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि इस संडे मेरे पापा का बर्थडे है और हमें उनके बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए तुम तैयार रहना। इतना कहकर करण ने कॉल कट कर दिया। प्रज्ञा का मन किया कि वो अपना फोन कार से बाहर फेंक दे, क्योंकि वो इतने गुस्से में थी, लेकिन वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। कैसे करण उसको नौकरों की तरह ऑर्डर दे सकता था? अगर सब कुछ पहले की तरह होता तो क्या तब भी करण उसको ऐसे ही ट्रीट करता? क्या वो पहले भी प्रज्ञा को ऐसे ही ट्रीट करता था? लेकिन आज से पहले प्रज्ञा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। और अगर जो कुछ हुआ वो नहीं होता, तो क्या प्रज्ञा करण के इशारों पर नाचने को तैयार हो जाती? शायद हाँ, क्योंकि आज की प्रज्ञा और पहले वाली प्रज्ञा में अंतर इतना था कि उसे अब रियलाइज हो गया था कि वो कैसे ट्रीटमेंट डिजर्व करती थी। अचानक से आज गार्ड वाली घटना याद आते ही प्रज्ञा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कैसे सिद्धांत उसके सम्मान के लिए खड़ा हुआ था। प्रज्ञा की नजर मिरर में खुद के रिफ्लेक्शन पर पड़ी और उसने देखा कि वो स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल तुरंत ड्रॉप हो गई। क्या वो सिद्धांत की वजह से मुस्कुरा रही थी? ये सोचते ही प्रज्ञा ने खुद को डांटा कि कैसे वो सिद्धांत के कारण मुस्कुरा सकती थी। वो सिद्धांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने डील इसलिए की थी ताकि वो करण से छुटकारा पा सके, बस। बाकी की पूरी जर्नी प्रज्ञा ने खुद को एक बार भी सिद्धांत के बारे में सोचने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंची और उसने सुनील का शुक्रिया किया। उसके मन में एक बात तो पक्का हो गई थी कि सिद्धांत से की हुई डील उसके लिए किसी न किसी वजह से फायदेमंद ही साबित होगी।
उसने अपने घर का दरवाजा खोला और अनकॉन्शियसली अपने कमरे की ओर जाने लगी। कहां थे तुम अब तक? पीछे से कीर्ति की आवाज सुनकर प्रज्ञा डर गई और अपनी जगह फ्रीज हो गई। जब वो मुड़ी तो उसने देखा कि कीर्ति डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ था। तुम्हें उससे क्या? मैं काम से बाहर गई थी। प्रज्ञा ने उसका जवाब दिया और सीढ़ी चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अपनी कलाई पर कीर्ति का हाथ महसूस कर वो दोबारा रुक गई। प्रज्ञा के अंदर कीर्ति के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। वो कीर्ति से कन्फ्रंटेशन करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसमें उसी को बहुत दुख होगा। इसीलिए उसने कहा, ये क्या है कीर्ति? मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन कीर्ति ने उल्टा उसे घुमाया और बिना कुछ कहे उसके गाल पर एक तमाचा दे मारा। क्या होगा आगे? आखिर कीर्ति ने प्रज्ञा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था? क्या था सिद्धांत की फैमिली का? जुनूनियत, द डेंजरस। बधाई हो, आप अपने दूसरे माइलस्टोन पर पहुंच गए हैं। आपको इनाम में कॉइन्स दिए गए हैं, तो लगे रहिए। इस हफ्ते के खत्म होने से पहले आप जितनी ज्यादा ऑडियो सीरीज सुनेंगे, आपको अगला इनाम उतना ही बड़ा मिलेगा। द डेंजरस गेम ऑफ लव। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। गेम ऑफ लव, एपिसोड 9। घर का सन्नाटा इतना इंटेंस था कि मानो बाहर की दुनिया ने भी अपनी सांस थाम ली हो। प्रज्ञा का गाल लाल हो गया था। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कीर्ति ने उसे चांटा मारा था। वो कीर्ति जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था, वो कीर्ति जिससे प्रज्ञा बेझिझक अपने मन की सारी बातें कह देती थी। आज उसी बहन ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। इस रियलाइजेशन ने प्रज्ञा की आंखों को नम कर दिया। उसने दुख भरी आवाज के साथ कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कीर्ति के चेहरे पर एक भी गिल्ट की लकीर नहीं थी। उसने अपनी बहन पर हाथ उठाया था। उस बात का दुख उसके चेहरे पर एकमात्र भी नहीं था। तुम इसी लायक हो। करण के होते हुए भी तुम किसी और आदमी के साथ इतनी रात को वापस आ रही हो। तुम्हें अपने मंगेतर को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? कीर्ति ने डिसअपॉइंटेड आवाज में प्रज्ञा से पूछा। प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली। कीर्ति कैसे इन शब्दों का प्रयोग कर सकती थी, जब वो ही करण के साथ मिलकर प्रज्ञा की पीठ पीछे उसको धोखा दे रही थी। वो उसकी बहन थी। वो प्रज्ञा के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? प्रज्ञा अभी तक अपने आप को काबू में रखी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ बोले और उसकी वजह से उसका करण से पीछा छुड़ाने का प्लान बर्बाद हो जाए। लेकिन आज कीर्ति ने उसे चांटा मारकर वो हद पार कर दी थी। अब प्रज्ञा किसी के रोकने पर भी नहीं रुकेगी। क्या? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? तुम जो खुद मेरे मंगेतर के साथ उसके बिस्तर में सो चुकी हो। तुम जिसे मैं बहन कहती हूं। और तुमने ही मेरे होने वाले पति पर अपने डोरे डाले हैं। प्रज्ञा की आवाज इतनी तेज थी कि वो पूरे कमरे में गूंज उठी थी। कीर्ति की आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसने तुरंत प्रज्ञा का मुंह बंद करना चाहा। लेकिन अब प्रज्ञा को कोई भी नहीं रोक सकता था। वो अब किसी से भी डरने वाली नहीं थी। तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम मेरे होने वाले पति के साथ रंगरलियां मना रही थी? जब उसने इस घर को बर्बाद करने की धमकी दी थी, तब भी तुम उसकी बाहों में जाने के लिए तरस रही थी। प्रज्ञा ने एक के बाद एक ऐसी बातें बोली कि अब उल्टा कीर्ति प्रज्ञा की तरफ डर भरी नजरों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रज्ञा को उसके और करण के अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो डर गई कि कहीं प्रज्ञा उसके माता पिता को ये ना बता दे। लेकिन वो भी क्या करे? वो करण के प्यार में पागल थी। वो करण को बहुत चाहती थी। करण ने उससे वादा किया था कि वो कीर्ति से एक दिन जरूर शादी करेगा और उसे अपना बनाएगा
और कीर्ति इसी उम्मीद में अपने दिन काट रही थी। लेकिन आज जब उसने प्रज्ञा को किसी और आदमी के साथ कार में आते देखा तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि यहाँ वो करण के प्यार के लिए तरस रही थी। और दूसरी ओर प्रज्ञा, जिसे करण बहुत आसानी से पूरे परिवार के सामने अपना बनाने का ऐलान कर चुका था, वो ही उसके प्यार को धोखा दे रही थी। कीर्ति ऐसा होते कतई नहीं देख सकती थी, इसलिए वो प्रज्ञा को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन अब लगता है उसका वो डिसीजन उसके ऊपर भारी साबित हो रहा था। कीर्ति के पास प्रज्ञा से कहने को कोई भी शब्द नहीं थे, लेकिन वो प्रज्ञा को ये नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वो बोली, हाँ, मैं करती हूं करण से प्यार, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो देखना, एक दिन तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी जरूर करेगा, कीर्ति ने कहा। लेकिन उसका ऐसा कहते ही प्रज्ञा जोर जोर से हंसने लगी। कीर्ति की भौहें कंफ्यूजन से सिकुड़ गई। प्रज्ञा अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। बेचारी कीर्ति अपने सपनों की दुनिया में रह रही थी। उसे नहीं पता था कि करण बस उसका यूज कर रहा था। प्रज्ञा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, और वो जानेगी भी क्यों नहीं। आखिर वो ही करण का पहला शिकार थी। वो भले ही कीर्ति से इस वक्त नफरत करती हो, लेकिन वो उसकी बहन ही थी, और प्रज्ञा उसे अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने अपनी आवाज ना चाहते हुए भी जेंटल की और बोली, कीर्ति, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और देखो कि ये दुनिया कितनी क्रूएल है। करण मेरी तरह तुम्हारा भी फायदा उठा रहा है, और उसने तुमसे जितने भी वादे किए हैं सारे झूठे हैं। वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। मेरी बात मानो और इससे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। प्रज्ञा ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उसकी बहन का दिल भी टूट जाए। प्रज्ञा तो किसी तरह अपने दिल को संभाल लेगी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बहन करण के धोखे के बाद बहुत हर्ट होगी, और ये अच्छी बात नहीं थी। उसने बस अपनी बहन को वार्न करना चाहा था। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, और कीर्ति कोई स्पेशल इंसान नहीं थी। और यही वजह थी कि कीर्ति को प्रज्ञा की बात सुई की तरह चुभी, और उसने एक बार फिर उसको चांटा मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन इस बार प्रज्ञा तैयार थी। उसे पता था कि सच कड़वा होता है, और कीर्ति इतने कड़वे घूंट को पीने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तुरंत कीर्ति के हाथ को हवा में ही रोक दिया और उसके हाथ को झटकते हुए कहा, पहली बार मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपना हाथ अपने पास ही रखो। और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मत सुनो, लेकिन मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, एक आखिरी बात, तुम रख लो करण को अपने पास। मेरी तरफ से तुम्हें करण मुबारक। प्रज्ञा ये कहते हुए तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई। आज का दिन उसके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। पूरे दिन में एक ही अच्छी बात हुई थी, और वो थी उसके सिद्धांत के साथ डील। जो कुछ भी नीचे हुआ, प्रज्ञा उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसको सिर्फ दुख ही मिलेगा। इसलिए उसने करण के साथ पार्टी में कैसे जाना है और क्या करना है, इस बारे में प्लान बनाना चालू कर दिया। वो करण के साथ 2 पल भी नहीं बिताना चाहती थी। फिर एक पूरी इवनिंग कैसे वो उसको टॉलरेट करेगी? उसे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। उसे अचानक से याद आया कि उसके पास सिद्धांत का नंबर था। जब वो सिद्धांत से डील पक्की करने के बाद घर वापस आ रही थी, तब सिद्धांत ने उसे रोका था और पूछा था कि अगर उनको एक दूसरे से बात करना हो तो कैसे करेंगे, और इसीलिए उसने अपना नंबर प्रज्ञा के फोन में सेव कर दिया था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सिद्धांत को कॉल किया। उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई। वो सिद्धांत से बात करने में इतना क्यों घबरा रही थी? सिद्धांत की भारी और पावरफुल आवाज सुनने के लिए उसका मन क्यों कर रहा था? प्रज्ञा के पास इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का समय नहीं था, क्योंकि कुछ पल बाद उसके कानों में सिद्धांत की आवाज गूंज रही थी। हेलो? सिद्धांत कंफ्यूज्ड साउंड कर रहा था। हेलो, मैं प्रज्ञा बोल रही हूं।
प्रज्ञा ने धीमे से कहा। अचानक से सिद्धांत की ओर से हड़बड़ी की आवाज आई, जैसे मानो वो नींद से जागा हो। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को तुमने फोन किया? सिद्धांत ने पूछा। ये सुनकर प्रज्ञा का मन वार्मथ से भर गया। ये क्या फीलिंग थी? हाँ, सब ठीक है। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि करण इस वीकेंड मुझे अपने पिता की बर्थडे पार्टी में ले जा रहा है और मैं वहां जाना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्रज्ञा ने पूछा। वो सच में करण के साथ नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर के लिए सिद्धांत कुछ नहीं बोला। प्रज्ञा को लगा कि शायद उसने फोन कट कर दिया है, लेकिन नहीं, सिद्धांत का नाम अभी भी उसकी स्क्रीन पर था। तुम उसके साथ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा, सिद्धांत ने कहा। प्रज्ञा उससे पूछना चाहती थी कि कैसे वो सब संभालेगा, लेकिन तब तक वो फोन रख चुका था। प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत प्रज्ञा की मदद कर पाएगा और कैसे? क्या प्रज्ञा अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या वो कीर्ति से अपना रिश्ता पहले की तरह बना पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM। मुझे इस उम्र में अब बस एक ही गिफ्ट चाहिए और वो है एक पोता पोती, और मुझे यकीन है कि मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। उनकी बात सुनकर आजू बाजू खड़े लोग मुस्कुराने लगे। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 10। सिद्धांत अपनी ऑफिस में काम में बिजी था। आज उसको बाकी दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा काम था। एक विदेशी कंपनी के साथ उसकी डील पक्की होने वाली थी और इसलिए वो दिन रात उसी मशक्कत में लगा हुआ था। उसने सुनील को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि वो किसी को भी सिद्धांत को डिस्टर्ब न करने दे। इसलिए उसकी आंखें शौक से भर गई जब उसने देखा कि उसके ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए करण जबरदस्ती अंदर आ रहा था। सुनील का हाथ उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करण उसके एक भी नहीं सुन रहा था। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली। उसके पास करण की बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसने सुनील को करण को अंदर आने देने का इशारा किया। करण ने यह देखकर सुनील का हाथ झटकाया और उसे एक स्माइल देते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा भाई मेरे लिए कभी भी बिजी नहीं हो सकता। वो सिद्धांत के ऑफिस के अंदर आया और बिना कुछ पूछे सिद्धांत की डेस्क की दूसरी तरफ रखी हुई चेयर पर बैठ गया। सिद्धांत, जहां तक मुझे याद है हमारी एक डील हुई थी, लेकिन मुझे अभी तक मेरे हिस्से के पैसे नहीं मिले हैं। क्या तुम भूल गए कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा? करण ने अपने मोबाइल पर सिद्धांत के होटल रूम में एंटर होते हुए वाला वीडियो प्ले किया और बोला। सिद्धांत अब करण की बचकानी हरकतों से परेशान हो गया था। उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं था। उसके दिमाग में एक प्लान फॉर्म होने लगा। उसे कल प्रज्ञा का फोन कॉल भी याद था और अपना वादा भी। उसने अपनी चिन को रब करते हुए करण की तरफ लेजीली देखा और बोला, तुम्हें तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे। करण को उसकी बात पर शायद विश्वास नहीं हुआ और इसलिए वो बोला, मैं तुम्हें कल पापा की बर्थडे पार्टी तक का टाइम देता हूं और अगर तुमने मेरे अकाउंट में तब तक पैसे नहीं ट्रांसफर किए तो। करण ने मोबाइल को हवा में हिलाते हुए सिद्धांत को साइलेंट वार्निंग दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल वो पार्टी में सभी के सामने सिद्धांत का राज खोल देगा। सिद्धांत का बस चलता तो वो करण का मुंह उसी समय बंद कर देता, लेकिन वो जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो स्टेक्स क्या होंगे। इसलिए उसने अपने गुस्से को एक टाइट मुट्ठी बांधते हुए कम करने की कोशिश की। करण अपनी जगह से उठा और एक बार और मोबाइल की तरफ इशारा करने के बाद वहां से चला गया। सिद्धांत ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर उसने बाहर से सुनील को बुलाया और बोला, कल मेरे सारे शेड्यूल्स ब्लॉक कर दो, मैं अपने पिताजी की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा।
प्रज्ञा अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसे थोड़ी देर बाद ही करण के साथ पार्टी में जाना था। करण ने उसे दोबारा फोन करके अच्छे से तैयार होने को कहा था। वो चाहता था कि प्रज्ञा का सारा परिवार भी उस पार्टी में शामिल हो और इसलिए वो खुद उनको लेने के लिए आने वाला था। कीर्ति के साथ हुई बहस के बाद प्रज्ञा ने उससे दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की थी। जिसकी बुद्धि ऑलरेडी फिर गई थी, उसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं था। प्रज्ञा ने एक बहुत ही सुंदर गाउन पहनी थी। वो उस गाउन में बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी, लेकिन उसे करण के शब्द याद थे कि कैसे वो प्रज्ञा को बिल्कुल भी सुंदर नहीं मानता था और उसे वो पसंद नहीं थी। जैसे जैसे पार्टी का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे प्रज्ञा का मूड और खराब होता जा रहा था। उसके साथ उसकी नर्वसनेस भी बढ़ रही थी। सिद्धांत ने उसे अभी तक कोई भी कॉल नहीं किया था और ना ही अपने किसी प्लान के बारे में बताया था। क्या वो सच में अपनी डील पर कायम रहेगा? प्रज्ञा को अपने घर के बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। उसने एक गहरी सांस ली और आज रात होने वाले सारे ड्रामे के लिए अपने आप को तैयार किया। न जाने क्यों उसे एहसास था कि शायद आज कुछ बहुत बुरा होने वाला था। इसी फीलिंग के साथ वो घर से बाहर निकली और उसने देखा कि उसका पूरा परिवार उसी की तरह अच्छे और स्टाइलिश कपड़ों में तैयार खड़ा हुआ था। बाहर खड़ा करण खुद अपने सूट में डैशिंग लग रहा था। कोई भी उसका चेहरा देखकर ये नहीं जान पाएगा कि वो कितना चालाक आदमी था। वो शायद प्रज्ञा भी उसके इन्हीं लुक्स की दीवानी हो गई थी। प्रज्ञा को देखते ही वो मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और इसी तरह अपने मुंह से भी अच्छे शब्द निकालना पार्टी में भी। प्रज्ञा ने उसे एक फेक स्माइल दी और बिना किसी का वेट किए तुरंत कार में बैठ गई। उसने देखा कि सामने खड़ी कीर्ति उसकी और करण की बातें सुनने के बाद जलन से आग बबूला हो गई थी। प्रज्ञा के मन को एक अजीब सी खुशी हुई। उसका परिवार भी कार में बैठा और करण उन सभी को पार्टी की लोकेशन पर ले गया। पार्टी एक बहुत बड़े रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट बाहर से लाइट्स और फ्लावर्स से डेकोरेटेड था। हवा में फूलों की खुशबू बह रही थी। रिजॉर्ट के एंट्रेंस से काफी लोग अंदर बाहर निकल रहे थे। शायद सभी पार्टी के गेस्ट थे। प्रज्ञा को पता था कि पार्टी में शहर के नामी गिरामी लोग भी मौजूद होंगे और यही वजह थी कि करण ने उसको बहुत अच्छे से रेडी होने को कहा था। करण ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और तुरंत उतरकर प्रज्ञा की तरफ चल पड़ा। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ प्रज्ञा के लिए दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए उसके कान में बोला, मुझे आज पार्टी में किसी के सामने बेइज्जत मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके मुंह से जहर निकल रहा था, लेकिन अगर कोई उन दोनों को दूर से देख रहा हो तो उन्हें लगेगा मानो दो प्रेमी एक दूसरे से कान में बात कर रहे हो। प्रज्ञा ने अपना गुस्सा काबू में किया। वो 100 लोगों के सामने सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। वो करण से कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे एक श्रिल आवाज सुनाई दी। वो जानती थी कि आवाज किसकी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। उनके सामने करण की मां खड़ी हुई थी। उन्होंने एक ब्लू रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और उनका गला डायमंड के हार से सजा हुआ था। उन्होंने तुरंत करण को हग किया और फिर वो प्रज्ञा की तरफ बढ़ी। प्रज्ञा को हग करने के बाद उन्होंने प्रज्ञा को ऊपर से नीचे एक बार देखा और उनकी आंखें प्रज्ञा को देखने के बाद भी खुश नजर नहीं आ रही थी, मानो कि वो प्रज्ञा के वहां होने से खुश ना हो। प्रज्ञा की चाची ने उन्हें नमस्ते किया और बोली, पार्टी तो बहुत ही लाजवाब लग रही है, इंतजाम बिल्कुल एक नंबर है। करण की मां ने उन्हें एक स्माइल दी और बोली, जी, और होगी क्यों नहीं, हम ऐसे वैसे लोग थोड़ी ना हैं जो सिर्फ बाहर कहीं डिनर करके बर्थडे मना ले। प्रज्ञा जानती थी कि ये बात दरअसल करण की मां की तरफ से एक ताना था, क्योंकि प्रज्ञा और उसकी फैमिली सभी के बर्थडे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेट करते थे। प्रज्ञा की चाची के चेहरे से स्माइल एकदम से ड्रॉप हो गई।
प्रज्ञा जानती थी कि करण की मां को प्रज्ञा अपने बेटे के लिए कभी भी पसंद नहीं आई। वो तो उनके दादाजी के कारण उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा था, नहीं तो वो कब का ये रिश्ता तोड़ चुकी होती। करण की मां के कमेंट के कारण माहौल अचानक से टेंशन भरा हो गया। सभी नर्वसली उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली करण बोला, मां, भाई नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता और मुझे इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, उसकी मां ने तुरंत जवाब दिया और अंदर रिजॉर्ट की तरफ जाने लगी। कंफ्यूजन से प्रज्ञा की भौहें सिकड़ गई। भाई? कौन सा भाई? बाकी सारे लोग भी उनके पीछे पीछे अंदर पहुंचे। अंदर हॉल में भी डेकोरेशन बहुत जबरदस्त था। एक आलीशान शैंडेलियर सीलिंग से लटक रहा था, जिसकी लाइट में बहुत सारे लोगों के चेहरे चमक रहे थे। वो हॉल लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। सभी लोग आपस में बातें करने में बिजी थे। प्रज्ञा को शुरू से ही क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं थी, इसीलिए उसकी नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। और अभी तक सिद्धांत का कोई भी अता पता नहीं है। करण उसे और उसके परिवार को अपने पिता से मिलवाने ले गया। उसके पिता लंबे चौड़े और बहुत ही पावरफुल ऑरा वाले इंसान थे। प्रज्ञा ने उन्हें जल्दी से बर्थडे विश किया और स्पॉटलाइट से अलग हो गई, लेकिन वो इतनी आसानी से कैसे बच सकती थी? करण के पिता प्रकाश प्रज्ञा की तरफ मुड़ते हुए बोले, अरे बेटा, कैसी हो तुम? मुझे इस उम्र में अब बस एक ही गिफ्ट चाहिए और वो है एक पोता पोती, और मुझे यकीन है कि मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। उनकी बात सुनकर आजू बाजू खड़े लोग मुस्कुराने लगे। प्रज्ञा को अपना चेहरा शर्म के कारण लाल और गर्म होते हुए महसूस हो रहा था। इतना सारा अटेंशन उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो अपने आने वाले पैनिक को महसूस कर पा रहे थे। उसे तुरंत वहां से निकलना होगा, लेकिन वो कहीं नहीं जा पा रही थी क्योंकि करण उसके हाथों को कस के पकड़े था। सिद्धांत, कहां हो तुम? प्रज्ञा ने मन ही मन सोचा, क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत प्रज्ञा को बचा पाएगा? क्या प्रज्ञा सिद्धांत और करण के रिश्ते का राज जान जाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 11। उस भीड़ के शोर में करण की मां की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही करण के पिता ने पोते पोती की बात की थी, करण की मां बोली, अरे आप निश्चिंत रहिए, इन दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि अगले साल आपके बर्थडे तक आपके हाथ में एक नन्हा सा करण खेल रहा होगा। करण ने तुरंत प्रज्ञा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी करीब खींच लिया और प्राउडली बोला, जी पापा, आपकी विश जरूर पूरी होगी। प्रज्ञा का चेहरा शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन पार्टी में मौजूद हर एक व्यक्ति को लग रहा था कि प्रज्ञा बच्चे की बात सुनकर शर्मा गई थी। उसने करण के हाथ को हटाने की कोशिश की तो करण उसे चिड़चिड़ाते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि पूरी पार्टी के सामने कोई भी सीन क्रिएट मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। भूल गई क्या तुम? करण ने एक स्माइल के साथ कहा। करण प्रज्ञा को ब्लैकमेल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। वो प्रज्ञा का पूरा फायदा उठा रहा था। वो जानता था कि उसके दादाजी ने उन दोनों की शादी किसी रीजन के कारण ही पक्की की थी, और अगर वो प्रज्ञा से प्यार का नाटक अपनी फैमिली के सामने नहीं करेगा तो उसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए उसने प्रज्ञा के कमर पर अपनी ग्रिप टाइट की और बोला, तो फिर आज रात से ही हम पापा को पोता देने की प्रैक्टिस में लग जाएं। ये सुनकर प्रज्ञा का खून खौल गया। क्या करण को सच में लगता है कि प्रज्ञा उसे दोबारा अपने करीब आने देगी, अपने आप को उसको सौंप देगी? करण का यह सपना बहुत ही जल्दी टूटने वाला था, क्योंकि प्रज्ञा कभी भी उसको अपने पास नहीं आने देगी। उसने इस बात की कसम खाई थी।
वो करण के गंदे हाथों को उसके करीब तक नहीं लाने देगी। उसने आजू बाजू देखा तो सभी आपस में बातों में लगे हुए थे। उसने तुरंत करण के हाथ को अपनी बॉडी से दूर किया और करण की मां के पास जाकर खड़ी हो गई। वो अब और देर यहाँ नहीं रह सकती थी। तभी अचानक से भीड़ का हल्ला गुल्ला कम हो गया। एकदम से पूरे हॉल ने शांति की चादर ओढ़ ली। प्रज्ञा को समझ नहीं आया कि इस रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन था, लेकिन करण की आवाज सुनते हुए उसने अपनी गर्दन हॉल के एंट्रेंस की तरफ मोड़ी और अगले ही पल उसकी सांस थम गई। अरे देखो, भाई भी यहाँ आ गया। करण ने हॉल के एंट्रेंस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। एक हैंडसम और पॉश आदमी 3 पीस ब्लैक सूट में हॉल में एंटर हो रहा था। उसका ऑरा और चाल इतनी पावरफुल थी कि वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसकी फॉर्म पर टिकी हुई थी। उसके रास्ते में जितनी भी लड़कियां थी, सब सामने आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो सभी उस आदमी की एक नजर के लिए तरस रही थी। लेकिन उस आदमी की नजर सिर्फ और सिर्फ उस हाल में प्रेजेंट एक लड़की पर थी। प्रज्ञा का मुंह शौक से खुला हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिद्धांत उसके सामने से चल के आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने प्रज्ञा की मदद इस तरह करने की सोची थी। लेकिन अगले ही पल प्रज्ञा के माइंड में करण की बात रजिस्टर हुई। भाई? मतलब करण का भाई? कौन? सिद्धांत। उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब की तरह स्विच चल गया। अगर करण सिद्धांत को भाई बुला रहा था, मतलब वो करण का भाई था, जिसका मतलब प्रज्ञा उस दिन करण के भाई के साथ बिस्तर शेयर कर चुकी थी और अब वो उसके साथ एक ऐसी डील कर चुकी थी जहां पर उसने सिद्धांत की होने का वादा किया था। ये बात सोचते ही उसका दिल बैठ गया। प्रज्ञा ने अपने आप को किस संकट में डाल दिया था। वो इस परिवार के बीच बहुत बुरा फंस चुकी थी। कहाँ वो इतनी अच्छी और शांति भरी जिंदगी जी रही थी और कहाँ अब वो इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गई। कुछ ही देर बाद उसे अपने बाजू से वही एंटाइसिंग कलौन की खुशबू आई, जो कि बेझिझक सिद्धांत की थी। वो अपने सिर नीचे किए रही। उसके अंदर इस वक्त सिद्धांत से आई कांटेक्ट करने की भी हिम्मत नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि अगर उसने सिद्धांत की तरफ देखा भी तो वो क्या कर जाएगी। उसके अंदर शर्म के साथ साथ बिट्रेयल की फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग थी। उसने सिद्धांत पर भरोसा किया था और सिद्धांत ने ही उसे इतनी बड़ी बात छिपाई थी। और क्या क्या था जिसे सिद्धांत छिपाए हुए था। एकदम से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसके हाथ पसीजने लगे, क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि सिद्धांत असल में क्या करने वाला था। लेकिन यह जानने के लिए प्रज्ञा को ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सिद्धांत ने अपने बॉडीगार्ड के हाथ से एक बड़ा गिफ्ट का बॉक्स लिया और प्रकाश को वो बॉक्स थमाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे पापा, मिस्टर प्रकाश। उसके बाद वो प्रज्ञा की तरफ मुड़ा और उसका हाथ थामते हुए बोला, चलो अब हमारा काम हो गया है। इस बार कमरे में जो सन्नाटा था वो सिर्फ सिद्धांत की वजह से नहीं, इस बार सबकी नजरें प्रज्ञा पर भी थी और स्पेशली उन दोनों के हाथों पर जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हॉल में सरप्राइज से भरी आवाजें गूंजने लगी और मरमर की आवाज बढ़ गई। प्रकाश के चेहरे की मुस्कान अब फ्राउन में बदल गई थी। वो भी प्रज्ञा और सिद्धांत के जुड़े हुए हाथों को देख रहे थे। सिद्धांत, प्रज्ञा तुम्हारी होने वाली भाभी है, तुम उसे कहां ले जा रहे हो? प्रकाश की भारी आवाज ने कहा। लेकिन सिद्धांत करण और अपने पिता प्रकाश की तरफ मुड़ा और बोला, भाभी? किसकी भाभी? प्रज्ञा मेरी होने वाली पत्नी है। प्रज्ञा की चाची ने सरप्राइज में कुछ कहा, लेकिन प्रज्ञा का पूरा ध्यान सिद्धांत के ऊपर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिद्धांत ने ऐसा कुछ कहा था। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। पूरे शहर के सामने अब उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। अब वो किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा पाएगी।
सब उसके बारे में बातें करेंगे और बोलेंगे कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी जिसने अपने मंगेतर के होते हुए भी उसके भाई के साथ अफेयर किया था। प्रज्ञा के होंठ सिसकियों के कारण ट्रैम्बल करने लगे। उसके मुंह से एक भी शब्द निकलने को तैयार नहीं था। उसने सिद्धांत पर आंखें बंद करके विश्वास किया था और शायद यही उसकी गलती थी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रकाश ने गुस्से से पूछा। पार्टी के सारे लोगों का ध्यान अब उसकी फैमिली के पर्सनल मैटर पर था, जो प्रकाश को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनके लिए उनकी इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं सच ही कह रहा हूं। प्रज्ञा मेरी होने वाली पत्नी है। आप चाहें तो खुद प्रज्ञा से पूछ लें। सिद्धांत ने बिना किसी हिचक के साथ कहा। प्रज्ञा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना था। 100-200 की गिनती में लोग उसको देख रहे थे। सारा अटेंशन उसके ऊपर था। जब प्रकाश ने प्रज्ञा से कहा, क्या सिद्धांत सच बोल रहा है? तब प्रज्ञा के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि सिद्धांत ने प्रज्ञा का हाथ इतनी कसकर पकड़ा हुआ था मानो कि वो उसे हाँ बोलने के लिए इशारा कर रहा हो। एक पल सन्नाटे के बाद पूरा हॉल एक बार फिर से गॉसिप के समुंदर में डूब गया। करण, जो कि शायद अभी भी शॉक में था, अपने अचंभे से निकलते हुए चिल्लाकर बोला, यह सच नहीं है। प्रज्ञा मेरी मंगेतर है और मेरी ही रहेगी। उसने इतना कहा और सिद्धांत की तरफ हाथापाई के लिए अचानक से बढ़ा, लेकिन उसे सुनील ने उसके रास्ते में ही रोक दिया। बाकी का सारा परिवार ये तमाशा देख रहा था। बंद करो ये तमाशा! फाइनली प्रकाश की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। क्या होगा आगे? सिद्धांत का ये कदम उन दोनों की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाएगा? अब प्रज्ञा आगे क्या करेगी? उसकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM।